नमस्कार दोस्तों, वाणीश्री स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम उत्तराखंड प्रीलिम्स जो कि 2021 का है, उसके 2 क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके माध्यम से कंसेप्ट को समझेंगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? ये बेसिकली इकोनॉमी के क्वेश्चंस हैं और एक ही टॉपिक से हमें 2021 के एग्ज़ाम में देखने को मिले। ठीक है? तो सबसे पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं और उसके बाद कंसेप्ट्स को देखेंगे, उसके पीछे के प्रिंसिपल्स को देखेंगे, देन इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यूकेपीसीएस 2021 में प्रीलिम्स में ये 2 क्वेश्चन आए थे एक ही टॉपिक से। तो पहले पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ 11th 5-year प्लान इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटजी। तो पहला है रिडक्शन इन पॉवर्टी, दूसरा है एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सी है रिडक्शन इन जेंडर इनइक्वालिटी और डी है स्ट्रेंथनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट। हिंदी में देख लेते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं था। ठीक है, तो पहला है गरीबी को घटाना, रोजगार के अवसरों का विस्तार, तीसरा है लैंगिक असमानता को कम करना और डी है पूंजी बाजार को मजबूत बनाना। ठीक है, ये देखिए, जो कि पंचवर्षीय जो टॉपिक है 5-year प्लान्स, तो इस टॉपिक से ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला था। ठीक है, सेम टॉपिक से हमें एक और क्वेश्चन देखने को मिला। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान इज कॉल्ड रोलिंग प्लान। ठीक है, पहला है 3rd प्लान, 5th प्लान, 6th प्लान, 8th प्लान। हिंदी में निम्न में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है। तीसरी योजना, 5वीं योजना, 6वीं योजना और 8वीं योजना। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे ये बेसिकली प्लानिंग कमीशन होता क्या है। ठीक है, ये था क्या, इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या था, सिद्धांत क्या था, और ये पंचवर्षीय योजनाएं क्या थी, 5-year प्लान्स बेसिकली क्या थे। ठीक है, इन सभी को पहले हम देखेंगे, उसके बाद इन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रीलिम्स में तो फैक्ट्स पूछे ही जाते हैं, लेकिन मेंस में भी इनसे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं अर्थव्यवस्था के कंटेक्स्ट में, इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में। तो ये दोनों कंटेक्स्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें अच्छे से देख लेना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि बेसिकली प्लानिंग कमीशन था क्या। ठीक है, इसको हम 5-year प्लान्स भी कहते हैं, इसके नाम से भी जाना जाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है आफ्टर इंडिपेंडेंस। और यहाँ पर हम क्या करते थे, हम 5 ईयर्स के लिए बेसिकली हम अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग करते थे कि हमें 5 साल के अंदर हमें अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने कंट्री को कहाँ लेकर के जाना है, कैसे लेकर के जाना है। तो इन सभी का जो इन्फॉर्मेशन होता था, प्लानिंग होती थी, वो 5-year प्लान्स के अंदर होती थी, जिसके लिए हमने प्लानिंग कमीशन को बनाया था। ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है मार्च 1950 में बाय रेजोल्यूशन ऑफ कैबिनेट, जिसके चेयरमैन बनाए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, यदि हम पहले 5-year प्लान्स की बात करें, जो पहला जो पंचवर्षीय योजना था, तो वो लॉन्च हुआ 1951 में। अभी देखिए, कुछ फैक्ट्स हैं, इनको याद रखना है। जैसे कि एक तो ये पूछा जा सकता है कि जो पहला 5-year प्लान था वो कब लॉन्च हुआ, तो 1951 में। ठीक है, दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि ये कॉन्स्टिट्यूटेड कब हुआ, ये कब अस्तित्व में आया। तो ये हमें देखने को मिलता है मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन अस्तित्व में आया। और किसके जरिए आया, तो बाय रेजोल्यूशन ऑफ कैबिनेट। ठीक है, इन दोनों बातों को भी ध्यान रखना है, इनसे संबंधित प्रश्न पहले भी आ चुके हैं। ठीक है, और इसके चेयरमैन कौन होते हैं, कौन थे, तो प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन थे। ठीक है, अब अगली बात और क्या ध्यान रखनी है कि जो ये इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, ठीक है, ये सब्जेक्ट में कौन सी लिस्ट में आती है। आप सभी को पता है कि जो हमारे संविधान का जो 7वीं सूची है, 7th शेड्यूल है, ठीक है, उसमें 3 लिस्ट होते हैं, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट वो लिस्ट होती हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती हैं। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती हैं जिसमें
हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लॉ बना सकती हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती हैं जिनमें दोनों मिलकर के, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के कानून को, लॉ को बना सकती हैं। ठीक है, तो दोबारा देख लेते हैं। इसे 5 ईयर प्लान्स भी कहते हैं। ठीक है, और 1950 मार्च में ये हमें देखने को मिला बाय रेजोल्यूशन ऑफ कैबिनेट, जिसके चेयरमैन पीएम बनाए जाते हैं। और जो पहला 5 ईयर प्लान था वो हमें 1951 में देखने को मिला, और ये आता है हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखना है अपने प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, अब अगला है, सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट प्लान, जो कि हमें देखने को मिलता है 1951 से लेकर के 56 के बीच में। ठीक है, तो इसके लिए जो हमने ग्रोथ रखा वो रखा 2.1%। ठीक है, और लेकिन जो एक्चुअल ग्रोथ हुई वो हमें देखने को मिलती है 3.6%। ठीक है, अब इसमें क्या ध्यान रखना है कि फर्स्ट प्लान को हेरोड डोमर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। कई बार ये पूछ लिया जाएगा कि हेरोड डोमर मॉडल बेसिकली कौन से प्लान में आता है या कौन से प्लान को कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट प्लान। ठीक है, कई बार मैच के लिए भी आ सकता है, वो प्लेन्स को दे देंगे और साथ में मॉडल को दे देंगे और बताएंगे कि भाई, पूछेंगे कि कौन सा प्लान जो है वो किस मॉडल के तहत आता है, तो इन बातों को भी ध्यान रखना है। तो फर्स्ट प्लान को हम हेरोड डोमर मॉडल भी जानते हैं, इस नाम से भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो पहले प्लान का जो फोकस एरियाज थे वो क्या थे? एग्रीकल्चर, प्राइस स्टेबिलिटी, पावर एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और पहले प्लान के दौरान ही हमें देखने को मिलता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि लॉन्च किया गया 1952 में। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखना है। पहला तो ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था तो उसको हम हेरोड डोमर मॉडल के नाम से जानते हैं। इसके फोकस एरियाज थे एग्रीकल्चर, प्राइस स्टेबिलिटी, पावर एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और इसी प्लान के दौरान हमें कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम देखने को मिलता है, जो कि 1952 में लॉन्च हुआ। ठीक है, तो ये हमने देखा पहले प्लान के अंतर्गत कौन सी बातें आती हैं। अब अगला है सेकंड प्लान, जो कि हमें देखने को मिलता है 1956 से लेकर के 61 तक। तो इसका जो टारगेट ग्रोथ था वो हमने रखा 4.5%, लेकिन हमें देखने को मिलता है 4.3%। अब देखिए, ये हर एक में आएगा कि कितना टारगेट था, कितना एक्चुअल था। याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो मेन ध्यान रखना है, एक तो फोकस एरियाज और ये किस पर बेस्ड थे। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो भी जानकारी इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी यदि ये ग्रोथ को आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनके फोकस एरियाज, इनका जो थीम था वो क्या था। ठीक है, तो जो सेकंड प्लान था वो जो उसका जो उसको हम महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सेकंड प्लान को किस मॉडल के नाम से जाना जाता है, तो इसे महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, इसे ध्यान रखना है। और जो इसका फोकस एरियाज थे वो थे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हेवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की इसमें बात की गई थी। तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि यह महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, और जो इसके फोकस एरियाज थे वो थे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड हेवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज। ठीक है, अगला जो प्लान है वो है थर्ड प्लान। ये हमें देखने को मिलता है 1961 से लेकर के 66 तक। ठीक है, जो इसका टारगेट ग्रोथ था वो था 5.6%, लेकिन एक्चुअल हमें देखने को मिलता है 2.8%। अब ये इतना कम देखने को क्यों मिला? ठीक है, तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस मॉडल को हम जानते हैं एस चक्रवर्ती मॉडल के नाम से, तो इस बात को ध्यान रखना है। अब ये जो ग्रोथ कम हुई तो क्यों हुई? तो इसका रीज़न आप सभी को पता है कि 1962 में हमें चाइनीज़ एग्रेशन देखने को मिला। ठीक है, 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हमें देखने को मिली, और 1965 से 66 तक हमें सीवियर ड्रोट यानी कि सूखा देखने को मिला। ठीक है, तो इन सभी समस्याओं के कारण जो ग्रोथ को हम काफ़ी कम अचीव कर पाए, टारगेट से काफ़ी कम थे। ठीक है, लेकिन इस प्लान में हमने क्या जो प्रायोरिटी दी थी वो हमने दिया था एग्रीकल्चर को, साथ में एक्सपोर्ट एंड बेसिक इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की इसमें बात की गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि थर्ड प्लान को हम किस नाम से जानते हैं? एस चक्रवर्ती मॉडल। प्रायोरिटी एरियाज जो थे वो एग्रीकल्चर में रखा गया टू सपोर्ट एक्सपोर्ट एंड बेसिक इंडस्ट्रीज। और ये फेल क्यों हुआ?
तो इसका रीज़न हमने देख लिया, चाइनीज़ एग्रेशन, इंडो पाकिस्तान वॉर और सेवियर ड्रॉट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। अब देखिए, जितने प्लान्स आ रहे हैं 5 साल के लिए आ रहे हैं, लेकिन अब क्या हुआ, हमने क्या देखा, चाइनीज़ एग्रेशन हुआ, इंडो पाकिस्तान वॉर देखने को मिली। तो इन सभी समस्याओं के कारण, ठीक है, हमारी ग्रोथ कम हुई थी, जिस कारण से हमने आगे पोस्टपोन कर दिया 4th ईयर प्लान को। तो प्लान हॉलिडे इसको बोला जाता है। इसमें कोई पंचवर्षीय योजना बेसिकली नहीं थी, और जो इसका टाइम पीरियड था वो था 1966 से लेकर 69 तक। बेसिकली फोकस एरियाज एग्रीकल्चर ही था, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, इस दौरान न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया। यही वो टाइम था जब हमने हाई वेराइटी जो सीड्स थे उनको यूज़ किया, ठीक है। एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इरिगेशन पोटेंशियल, इन सभी चीज़ों ने ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसे हम जानते हैं हरित क्रांति, इसकी नींव रखी, ठीक है। और यही वो टाइम था जब हमारे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। इस बात को इंगित करते हुए, ठीक है, कि भाई जो हमारे सैनिक हैं वो किस तरीके से चाइनीज एग्रेशन हो, इंडिया पाकिस्तान वॉर हो, यानी कि बॉर्डर एरियाज में हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। और जो किसान हैं वो एक तरीके से अनाज को उगा करके, उनका उत्पादन कर करके हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। तो दोनों ही हमारे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसलिए इन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि इस दौरान ही लाल बहादुर शास्त्री ने यह नारा दिया था, और इसी दौरान ही हमने हरित क्रांति को देखा, इसकी नींव रखी हाई वैरायटी सीड्स ने। हमने काफ़ी उच्च क्वालिटी के सीड्स को यूज़ किया, हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स को काफ़ी यूज़ किया, और इरिगेशन पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट किया, ठीक है। जिसके कारण ही हमें अपने उत्पादन क्षमता में, जो हमारे कृषि की जो उत्पादन क्षमता थी उसमें वृद्धि देखने को मिली, और इन्हीं सब चीज़ों ने हरित क्रांति की नींव रखी। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। अब अगला है 4th प्लान, जो कि हमें देखने को मिलता है 1969 से लेकर के 74 के बीच में, ठीक है। टारगेट ग्रोथ था 5.7% और एक्चुअल ग्रोथ हुई 3.3%, और इसको हम जानते हैं अशोक रुद्रा मॉडल, ठीक है। तो इन मॉडल को ध्यान रखना है, ये मैचिंग में आ सकते हैं कि कौन सा प्लान कौन से मॉडल के अंतर्गत आता है। फोकस एरियाज की बात करें तो ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस की बात थी, ठीक है। और इसी प्लान के दौरान हमें देखने को मिलता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखिए। अब अगला है 5th प्लान, ये हमें देखने को मिलता है 1974 से 79 के बीच में। जो इसका टारगेट था वो था 4.4%, और जो एक्चुअल ग्रोथ हमें देखने को मिलती है वो मिलती है 4.8%, ठीक है। जो इसके ऑब्जेक्टिव्स थे वो थे गरीबी हटाओ। अब ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि कौन से प्लान के अंदर हमें गरीबी हटाओ देखने को मिलता है, ये बात हमें देखने को मिलती है। तो इसका आंसर है 5th प्लान, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी प्लान के दौरान ही हमने पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स को चलाया था, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। अब अगला है 6th प्लान। अब देखिए, बेसिकली जो 6th प्लान है इसमें हमें 2 प्लान्स देखने को मिलते हैं। इसका रीज़न क्या है, ठीक है। इसका रीज़न बेसिकली ये था कि जो जनता गवर्नमेंट थी, ठीक है, वो 5 साल के लिए प्लान को लाती है, जिसका जो फोकस एरिया होता है वो होता है एम्प्लॉयमेंट। लेकिन दुर्भाग्यवश जो उनकी गवर्नमेंट होती है वो 2 साल ही चल पाती है, ठीक है। अब 2 साल के बाद क्या होता है, अब 2 साल ही चल पाई, जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है वो आती है कांग्रेस। अब जो कांग्रेस होती है वो न्यू प्लान लाती है, ठीक है। तो जो पहला जो प्लान होता है 6 प्लान के अंदर, ये 2 साल के लिए होता है, और इसको बोला जाता है रोलिंग प्लान, ठीक है। जो कि हमें 1978 से 80 के बीच में देखने को मिलता है, जिसका फोकस एरिया होता है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जो कि 2 साल ही हमें देखने को मिला। लेकिन इसके बाद कांग्रेस आती है नए प्लान के साथ 5 साल के लिए, ठीक है, 1980 से लेकर के 1985 के बीच में, और वो ग्रोथ सेट करती है 5.2 और एक्चुअल ग्रोथ होती है 5.7। और फोकस एरियाज जो उनके होते हैं वो होते हैं इंक्रीज इन नेशनल इनकम, मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये हमारे बेसिकली क्वेश्चन में भी आया हुआ है कि रोलिंग प्लान जो था ये किस प्लान के अंदर हमें देखने को मिलता है, और ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा।
तो ये हमें 6 प्लान के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगला है 7th प्लान। ये हमें देखने को मिलता है 1985 से 90 के बीच में। हम ग्रोथ सेट करते हैं 5%, लेकिन एक्चुअल होती है कितनी, 6%। ठीक है, फोकस एरियाज देखने को मिलते हैं फूड ग्रेन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड रेजिंग प्रोडक्टिविटी। और इसमें बेसिकली प्राइवेट सेक्टर को भी प्रायोरिटी दी जाती है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है 1990 से 91 के बीच में। अब बेसिकली क्या होता है, हमने यहाँ पर देखा 5 साल के लिए प्लान हमने देखा, लेकिन क्या होता है कि 90s में आप सभी को पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस देखने को मिलता है। हमारी इकोनॉमी काफ़ी बहुत ही बुरी हालत में होती है। डेब्ट बर्डन हमें देखने को मिलता है। हमारा जो बजट, ये बजट है, बजट डेफिसिट, ठीक है, काफ़ी बढ़ जाता है। और इंडस्ट्री और इन्फ्लेशन में रिसेशन देखने को मिलता है, मंदी देखने को मिलती है। तो इसके कारण क्या होता है, हम 8th 5 ईयर प्लान को पोस्टपोन कर देते हैं ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये रीज़न होता है कि इस दौरान हमें कोई 5 ईयर प्लान देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अगला है 8th प्लान। ये हमें देखने को मिलता है 1992 से लेकर के 97 तक। ठीक है, इसका जो ग्रोथ होता है, हम जो करते हैं सेट, वो करते हैं 5.6% और एक्चुअल होती है 6.8%। ठीक है, यही वो टाइम था जब हमें एलपीजी रिफॉर्म्स देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लिया गया है कि किस प्लान के अंतर्गत हमें एलपीजी रिफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जिसका मतलब है लिबरलाइजेशन उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। ठीक है, ये नीतियाँ देखने को मिलती हैं। क्यों देखने को मिलती हैं, हमने ये समस्याएं देखी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का। ठीक है, तो ये सभी समस्याओं के कारण ही हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये किस में देखने को मिलती हैं, तो 8th ईयर प्लान में। ठीक है, अब यही वो टाइम था जब हम अपनी इकोनॉमी को शिफ्ट करते हैं कहाँ पर, इंडिकेटिव प्लानिंग की ओर। ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली फ्लेक्सिबल अप्रोच होता है, जहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, वो मोटिवेटर का काम करती है, ना कि डिक्टेटर का। वो डिक्टेट नहीं करती कि आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है। वहाँ पर मोटिवेट करती है, फैसिलिटेट करती है। तो 8th प्लान में हमने ये चीज़ें देखी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है 9th प्लान, जो कि हमें देखने को मिलता है 1997 से लेकर के 2002 के बीच में। ठीक है, टारगेट होता है 6.5%, एक्चुअल ग्रोथ होती है 5.4%। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा फोकस एरिया होता है वो होता है सोशल जस्टिस और इक्वलिटी को ध्यान में रखना होता है। और प्राइवेट सेक्टर्स पर काफ़ी जोर दिया जाता है, चाहे वो इंडियंस हो चाहे वो एफडीआई हो, दोनों को ही एक तरीके से मोटिवेट प्रमोट किया जाता है। और गवर्नमेंट अगेन फैसिलिटेट करती है, मोटिवेटर का काम करती है, ना कि डिक्टेट करती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है 10th प्लान, हमें देखने को मिलता है 2002 से 7 के बीच में। ठीक है, जो हमारा टारगेट होता है वो होता है 8%, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ होती है वो होती है 7.6%। ठीक है, तो इसके टारगेट्स होते हैं वो होते हैं रिडक्शन इन जेंडर गैप्स इन लिटरेसी एंड वेज रेट। ठीक है, रिडक्शन इन इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स, इम्प्रूवमेंट इन लिटरेसी रेट, एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर एंड क्लीनिंग ऑफ मेजर पोल्यूटेड रिवर्स। तो ये सभी फोकस एरियाज रहते हैं। ठीक है, अगला है 11th प्लान, जो कि हमें देखने को मिलता है 2007 से 12 के अंदर। हम सेट करते हैं 9 का और होता है कितना, 8%। ठीक है, बेसिकली हम बात करते हैं मोर इंक्लूसिव ग्रोथ की, यानी कि सर्वांगीण विकास की। हमने ग्रोथ की बात की, हमने जीडीपी ग्रोथ की बात की, लेकिन इसके साथ साथ डेवलपमेंट की बात की। लोगों के जीवन में भी एक तरीके से उन्नति होनी चाहिए, इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, उसकी बात की। तो इसके 2 टारगेट्स थे, वो थे एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, रिडक्शन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, इरेडिकेट पॉवर्टी, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, प्रमोट एजुकेशन एंड हेल्थ केयर एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ये हमारे क्वेश्चन में भी आया था। ठीक है, इसके बारे में पूछा गया था, जिसको हम अभी देखेंगे, तो ध्यान रखिएगा। अगला है 12th प्लान, तो ये हमें देखने को मिलता है 2012 से 17 के बीच में। 8.0 का हम रखते हैं टारगेट। लेकिन बेसिकली क्या होता है, इसके बाद 12th प्लान के बाद ही, इसी दौरान ही 2014 में गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है, नई गवर्नमेंट आती है। ठीक है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है प्लानिंग कमीशन को हटाने की, इसको डिसॉल्व करने की, और इसको रिप्लेस कर दिया जाता है एक नई बॉडी के साथ, नीति आयोग के साथ। ठीक है, और इसी के साथ क्या होता है, जो 12th 5 ईयर प्लान के बाद आगे कोई प्लान नहीं आता है, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। तो बेसिकली इसमें क्या ध्यान रखना है,
इसमें बस ये ध्यान रखना है कि 12th प्लान में जो थीम था हमारा क्या था, तो बेसिकली था फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखना है। हमने 12th जो 5 ईयर प्लान्स थे उन्हें देख लिया है। अब अगेन क्वेश्चन की ओर आते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ 11th 5 ईयर प्लान इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटेजी। अब देखिए पॉवर्टी को हटाने की बात हो रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है और जेंडर इनइक्वलिटी को कम करने की बात हो रही है। अब देखेंगे हम, देखिए जेंडर इनइक्वलिटी को कम करने की बात है, पॉवर्टी को हटाने की बात है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करने की बात इसमें की गई थी। लेकिन इसमें डी वाली बात नहीं देखने को मिली, स्ट्रेंथनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट। तो जो इसका आंसर है वाज नॉट अ पार्ट ऑफ 11th 5 ईयर प्लान, तो जो इसका सही आंसर है वो है डी। अब अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान इज कॉल्ड रोलिंग प्लान। हमने देखा इसका सही आंसर है सी 6 प्लान। ठीक है, तो आज हमने यूकेपीसीएस प्रीलिम्स 2021 के क्वेश्चंस को देखा। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये प्लानिंग कमीशन और 5 ईयर प्लान बेसिकली प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू सो मच अगेन।